जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडी गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने उम्मीदवार के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और गोवा के पूर्व लोकायुक्त सुदर्शन रेड्डी का नाम आगे किया है। सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं और अब उनका मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होने वाला है। लेकिन इस घोषणा के साथ ही जो बड़ी मुश्किल से एक नाम तय किया गया, क्योंकि आपसी झगड़ा तो बहुत चल रहा था, लेकिन एक नाम जो किसी तरह तय किया गया है, उसके बाद कांग्रेस की ही मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि गठबंधन के सभी दल इस नाम पर सहमत नहीं है और ये असहमति तो एक दिन पहले ही सामने आ गई थी। और ऐसे में ये जो असहमति है वो सीधे सीधे बीजेपी के पक्ष में जाने वाली है। बीजेपी को न सिर्फ इस चुनाव में एनडीए का समर्थन मिलने वाला है, बल्कि विपक्षी पार्टियां भी बीजेपी के पीछे ही खड़ी होती नजर आएंगी। और क्योंकि इसमें विप तो होता नहीं है, तो कौन किसे वोट दे रहा है इस पर पार्टी का जोर नहीं होता है। ऐसे में कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ना तो एक चुनौती थी ही, साथ में कितनी संख्या पक्ष में पड़ेगी, जितना ही इंडी गठबंधन की गिनते हैं उतनी भी पड़ेगी या नहीं, ये भी एक समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि आंकड़े तो पूरी तरह भाजपा के पक्ष में है। अगर अभी वर्तमान का आंकड़ा देखेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर आंकड़े सीधे सीधे भाजपा के पक्ष में जाते हैं, और जिससे साफ होता है कि सुदर्शन रेड्डी को खड़ा तो किया गया है, लेकिन हारने के लिए ही खड़ा किया गया है और सीपी राधाकृष्णन बहुत आसानी से जीतने वाले हैं। देखिए, इस वक्त कुल जो सांसद हैं राज्यसभा लोकसभा में मिला के 782 हैं, और इसमें से जीत के लिए चाहिए 292 आपको संख्या चाहिए, बहुमत मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो बीजेपी के पक्ष में आंकड़ा है वो है 427, बहुत ऊपर है बहुमत से। और इसके बाद कांग्रेस यानी कि इंडी गठबंधन के पास जो इस वक्त आंकड़ा है वो है 355, तो ये तो बहुमत तक भी नहीं पहुंच रहे हैं, तो इनके लिए ये मुसीबत है। और जो ऐसे सांसद हैं जिनका तय नहीं की, जो विपक्ष में भी नहीं है और सत्ता पक्ष में भी नहीं है, ऐसे करीब 133 सांसद हैं, जिनमें से कई सांसदों ने, कई पार्टियों ने, छोटी बड़ी पार्टियों ने भाजपा को समर्थन दे दिया है। तो इससे मुश्किल बड़ी है कांग्रेस की। चुनाव लड़कर तो अपनी इज्जत बचा ली है कांग्रेस ने कि नहीं, चुनाव नहीं लड़ती तो ये हो जाता कि राष्ट्रीय पार्टी इतना चैलेंज कर रही है, और हाल ये है कि आप ना स्पीकर के चुनाव में उतरे थे, ना आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में उतर रहे हैं, तो इसलिए अपनी इज्जत बचाई। लेकिन अब जब नतीजे आएंगे तो उसमें इनके गठबंधन की ही फजीहत होने वाली है, क्योंकि भाजपा को देखिए कौन कौन सी पार्टियों का समर्थन अब हासिल होने वाला है। यहाँ पर जो इनका एनडीए है उसमें तो पूरी तरह समर्थन है, सब कह चुके हैं, और चंद्रबाबू नायडू ने तो तुरंत कह दिया था, उसके बाद नीतीश कुमार तो कह ही चुके हैं, और भी जो छोटी पार्टियां इनके साथ हैं उनका समर्थन हासिल हो चुका है। लेकिन अब इसके इतर अगर इंडी अलायंस की ही बात करें तो डीएमके के लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है, क्योंकि डीएमके ने जब इनके सीपी राधाकृष्णन के नाम की घोषणा हुई थी तो उसके बाद डीएमके ने कह दिया था कि इंडी अलायंस का उम्मीदवार भी केरल से, तमिलनाडु से ही होना चाहिए, जिसके लिए अन्नादुरई का नाम भी आगे किया गया था और वो भी गैर राजनीतिक नाम बताया जा रहा था। तो तमिलनाडु में डीएमके चाहती थी कि उसके लिए मुश्किल खड़ी ना हो, इसलिए तमिलनाडु से ही नाम आ जाए। लेकिन अब सुदर्शन रेड्डी तमिलनाडु से तो है नहीं, सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से है, तो तमिल प्राइड की बात करने वाले स्टालिन अब किसको वोट देंगे? क्या वो ये नहीं चाहेंगे कि तमिलनाडु का एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचे? और सीपी राधाकृष्णन को लेकर डीएमके में भी कोई ऐसा कोई विवाद नहीं रहा है, उनसे कोई टकराव कभी नहीं रहा है, बल्कि वो तारीफ ही करते रहे हैं, उनके व्यक्तित्व की तारीफ करते रहे हैं। तो ऐसे में अब डीएमके किसको चुनेगी या डीएमके के सांसद किसको चुनेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर वो सीपी राधाकृष्णन को नहीं चुनते हैं तो एआईएडीएमके, जिसने खुलकर समर्थन किया है, और तमिलनाडु में बीजेपी डीएमके के खिलाफ ये मुद्दा जरूर उठाएगी। तो यहाँ पर डीएमके के जो सांसद हैं वो अब क्या फैसला लेते हैं, वो जरूरी नहीं है कि इंडी अलायंस को ही वोट करें। इसके अलावा बीआरएस, जो कि चंद्रशेखर राव की पार्टी है, तेलंगाना की पार्टी है, वो तो साफ है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को तो सपोर्ट नहीं ही करेगी, क्योंकि सीधे सीधे मुकाबला वहां पर कांग्रेस से चल रहा है। और बीआरएस यहाँ बीजेपी के साथ भी संबंध उसके बेहतर है। एक समय पर चंद्रशेखर राव जो है वो थोड़ा सा भाजपा के खिलाफ हुए थे, लेकिन फिर बाद में उन्हें समझ आया कि असली चुनौती उनकी कांग्रेस से है, तो अभी भाजपा के साथ उनके संबंध बेहतर है, तो बीआरएस भी सपोर्ट कर सकती है बीजेपी को। और वाईएसआरसीपी ने तो साफ तौर पर समर्थन दे ही दिया है कि हम जो सीपी राधाकृष्णन है उनको सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से बीजू जनता दल है,
बीजेडी, उनके भी सीपी राधाकृष्णन का विरोध करने का कोई आधार नहीं दिख रहा है। उड़ीसा का कोई राज्य संबंधी ऐसा मामला भी नहीं है। तो बीजेडी के पिछले कुछ समय में ऐसा नहीं है कि बीजेपी के साथ बहुत संबंध खराब हो गए, वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बने हैं। और ऐसे में क्योंकि व्हिप नहीं होता है तो इसीलिए अपने सांसदों को अपने अनुसार वोट डालने के लिए कहा जा सकता है, जैसे कि बीजेडी ने वक्फ संशोधन बिल के दौरान भी कोई व्हिप जारी नहीं किया था और सांसदों ने अपने हिसाब से अलग अलग वोट डाला था, कुछ वोट एनडीए के पक्ष में भी पड़ा था। अब देखिए महाराष्ट्र की तरफ आते हैं तो इंडिया अलायंस का ऐसा यूबीटी है, शरद पवार की पार्टी है, लेकिन संजय राउत कह चुके हैं, शुभकामनाएं दे चुके हैं सीपी राधाकृष्णन को और कह चुके हैं बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले हैं, कोई विवादित छवि नहीं रही है। अब संजय राउत किस बात के लिए शुभकामना दे रहे हैं? कांग्रेस ने तो नहीं दी, ममता बनर्जी ने तो नहीं दी, आपके गठबंधन के उम्मीदवार तो है नहीं, लेकिन क्योंकि वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं तो ऐसे में यूबीटी के लिए भी एक बाध्यता हो जाती है कि वो सीपी राधाकृष्णन को सपोर्ट करे और इनकी पार्टी के साथ भी ऐसा कोई उनका मसला रहा नहीं है। तो यहाँ यूबीटी भी संभव है कि वो सीपी राधाकृष्णन को सपोर्ट करे और नहीं तो सांसदों को अपने अनुसार वोट करने के लिए कह दिया जाएगा। और इसके अलावा शरद पवार, वो तो वैसे भी लगभग एनडीए के खेमे में बैठे हैं, इंडिया गठबंधन के कुछ कार्यक्रमों में शामिल हो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी के साथ उनकी केमिस्ट्री दिखी है, अभी सुप्रिया सुले भी मिली थी पीएम मोदी से और कोई ऐसा ठोस आधार नहीं था मिलने का, लेकिन वो मिली थी। प्रियंका चतुर्वेदी मिल रही है यूबीटी वाली पीएम मोदी से, तो झुकाव उस तरफ दिखता है, अब वोट भी उस तरफ पड़ सकता है। तो ये इन पार्टियों का जो जितना समर्थन लगता है एनडीए को मिलने वाला है, वो इनका इंडी गठबंधन की तरफ झुकाव नहीं दिखता है। इनके पास सारे आधार है कि ये सुदर्शन रेड्डी को वोट ना दे और ये सीपी राधाकृष्णन को समर्थन करें। इसके अलावा कई छोटी पार्टियां हैं, यूपी में हैं, बिहार में हैं, उनसे भी राजनाथ सिंह ने बात की है और लगभग वो एनडीए को सपोर्ट करेंगी, ये तय है। क्योंकि अब इस चुनाव के लिए वो क्यों जो है राजनाथ सिंह को ना करके इंडी गठबंधन में जाकर बैठना चाहेंगे, बशर्ते कि अब बिहार की कुछ पार्टियां हैं जैसे कि मुकेश सहनी हो गए या फिर पशुपतिनाथ पारस हो गए जो सीधे सीधे महागठबंधन का हिस्सा है, तो उनकी बात अलग है। लेकिन कई कुछ और छोटी छोटी पार्टियों का समर्थन भाजपा ने हासिल कर लिया है, तो भाजपा के पास बहुमत से भी ज्यादा बहुमत आने वाला है इन चुनाव के लिए। और ये तो बात है पार्टियों की। अब आप देखिए यहाँ सांसदों की बात, कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर, मनीष तिवारी और ऐसे ही कई सांसद हैं जो राहुल गांधी के कार्यशैली से बिल्कुल खुश नहीं है। राहुल गांधी ने जिस तरह से पुराने नेताओं के सामने दो ही ऑप्शन छोड़े हैं, या तो बाहर हो जाओ या फिर चापलूस बन के कठपुतली बनकर रहो, जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को कठपुतली अध्यक्ष बना दिया है। तो इसी तरह से पुराने नेताओं के लिए यही विकल्प इन्होंने छोड़ा है और जो इस विकल्प को नहीं अपना रहा है वो साइडलाइन हो रहा है, जैसे कि शशि थरूर, मनीष तिवारी जो खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। तो यहाँ कांग्रेस के ही नेताओं में सेंध लगने की यहाँ पर आसार है कि सभी कांग्रेस के सांसद भी कांग्रेस के ही पक्ष में वोट डाल दे तो बड़ी बात हो जाएगी, जो कि बड़ा मुश्किल लग रहा है। और यहाँ पर जैसे कि यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी, वो भी अपना राज्यसभा के अगले कार्यकाल के लिए कुछ इंतजाम करने में जुटी हुई है, तो वहां भी सेंध लग सकती है। आम आदमी पार्टी ने अभी तक इंडी गठबंधन को सपोर्ट नहीं किया है। आम आदमी पार्टी में इनके जो 11 सांसद है उसमें भी अब स्वाति मालीवाल, वो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के समर्थन में तो वोट डालेंगी नहीं। इधर से इनके राघव चड्ढा, आजकल तो वो भी आम आदमी पार्टी से जरा दूर दूर ही नजर आ रहे हैं, वो क्या फैसला लेंगे, एक सांसद तो इनके है ही नहीं, संजीव अरोड़ा। तो यहाँ आम आदमी पार्टी से भी सांसदों को क्रॉस पार्टी वोट वहां पर पड़ सकता है। तो साफ तौर पर इस चुनाव में इंडी गठबंधन और क्या कहें कांग्रेस हारती हुई नजर आ रही है। और चुनाव तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस ने तो पहले ही हार मान ली है, क्योंकि इन्होंने उम्मीदवार उतारे गैर राजनीतिक, सुदर्शन रेड्डी। क्यों उतारे? क्योंकि टीएमसी अड़ी हुई थी, ममता बनर्जी अड़ी हुई थी कि राजनीतिक उम्मीदवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक उम्मीदवार अगर होता तो कांग्रेस चाहती थी कि हमारी पार्टी से ही हो, कांग्रेस किसी और पार्टी का तो उम्मीदवार खड़ा करेगी नहीं। यहाँ पर उपराष्ट्रपति के लिए जो कि स्पीकर भी बनते हैं, तो इसलिए कांग्रेस तो अपना ही उम्मीदवार लाती है, जैसे पिछली बार मार्गरेट अल्वा को लाए थे जगदीप धनखड़ के खिलाफ। अगर इनको गैर राजनीतिक ही इतना प्यारा था तो फिर आप क्यों लाए थे मार्गरेट अल्वा को, और इस पर पिछली बार टीएमसी ने साथ नहीं दिया था। तो इस टीएमसी का कहना है, ममता बनर्जी का कहना है कि बार बार हम कांग्रेस के उम्मीदवार को सपोर्ट क्यों करें, भाजपा को हराने के चक्कर में कांग्रेस आगे बढ़ती जा रही है और इसका नुकसान हमें हो रहा है। तो अगर आपको कोई राजनीतिक उम्मीदवार लाना है तो हमारी पार्टी से लाए, हमारे राज्य से लाए।
तो इसको लेकर भी इनके बीच विवाद था और अंत में कांग्रेस ने हथियार डाल ही दिए। कांग्रेस चाहती थी कि उन्हीं की पार्टी से आए, गैर राजनीतिक कांग्रेस नहीं चाहती थी। लेकिन बाद में जिस तरह की मांग हुई है, क्योंकि पहले ममता बनर्जी तैयार ही नहीं थी इसमें सपोर्ट करने के लिए, बाद में गैर राजनीतिक के नाम पर उन्होंने सपोर्ट किया और कांग्रेस ने उनके सामने सरेंडर कर दिया, इसीलिए उन्होंने गैर राजनीतिक चेहरा चुना है। और ये वही कांग्रेस है जो कहती है कि पूर्व जजों को, पूर्व लोकायुक्तों को, पूर्व चुनाव आयुक्तों को सरकार में पद नहीं दिया जाना चाहिए। अब जैसे जस्टिस गोगोई जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, वो इस वक्त राज्यसभा के सांसद हैं। अब ये लोग उनको लेकर खूब सवाल उठाते हैं कि उनको इनाम दिया गया है, उनको जज के तौर पर जो उन्होंने भाजपा के लिए किया, अब उनको जो है इसका फायदा मिल रहा है, इस तरह से पद नहीं लेना चाहिए। ये सब बातें इनकी पार्टियां कहती है, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस, इंडी गठबंधन वाले कहते हैं। लेकिन सुदर्शन रेड्डी वो कांग्रेस के ही कार्यकाल में वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। 2011 में वो रिटायर हुए हैं और 2013 में वो गोवा के लोकायुक्त थे। हालांकि कुछ महीनों बाद 2013 में ही वो रिटायर हो गए। तो अब तो इन्होंने तो कांग्रेस के समय पर काम किया है, क्या इनका भी आरोप लगाया जाए कि उनको इनाम दिया जा रहा है? कांग्रेस कम से कम उनका नाम, वो जीते या ना जीते, लेकिन उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम कम से कम आगे आ रहा है। तो क्या ये इनाम है कांग्रेस का? तो कांग्रेस तो अपनी ही बातों में फंस जाती है। आप जिस चीज के लिए भाजपा का विरोध करते हैं, आप खुद वही कर रहे हैं और करते भी आए हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में भी होता रहा है, क्योंकि आपको कुछ ऐसे पद होते हैं जो सीधे सीधे राजनीतिक नहीं होते हैं, जिन्हें जनता के बीच जाकर चुनाव नहीं लड़ना है। उन पदों पर पूर्व जज, पूर्व लोकायुक्त, पूर्व चुनाव आयुक्त या किसी और ऐसे आधिकारिक पद को लेकर वहां से उम्मीदवार चुने जाते हैं। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं, सभी देशों में ऐसा होता है, कांग्रेस की सरकार में भी हुआ है। लेकिन इन्होंने सवाल उठाना है बीजेपी के ऊपर और फिर खुद भी वही काम करना है। तो कांग्रेस की हार तो पहले ही नजर आ गई, पहले ही इंडी गठबंधन में कांग्रेस हार गई और अब इसके बाद जब चुनाव होगा 9 सितंबर को, तो उसके बाद भी इनकी हार लगभग तय है। अभी तो इस बीच में देखिए क्या बयान आते हैं आम आदमी पार्टी डीएमके से, क्योंकि सपोर्ट का बयान तो नहीं आया। खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने घोषणा की कि हाँ सब सहमत हैं, लेकिन इंडिविजुअल बयान नहीं आया। जैसे कि टीडीपी का बयान आया था चंद्रबाबू नायडू का कि हम समर्थन कर रहे हैं, चिराग पासवान का बयान आया था कि समर्थन कर रहे हैं, नीतीश कुमार का बयान आया था, लेकिन अभी तक स्टालिन की तरफ से बयान नहीं आया है कि हम इसका पूरी तरह समर्थन करते हैं, हम जो है सुदर्शन रेड्डी को ही वोट डालेंगे। इस तरह का यूबीटी की तरफ से भी बयान नहीं आया है। कांग्रेस ऐसे ही खुद को समर्थन दिए जा रही है। ये उपराष्ट्रपति का चुनाव अब कांग्रेस के लिए एक और हार लेकर आएगा और साथ ही कांग्रेस को ये भी नजर आ जाएगा कि जितनी संख्या ये बताते रहते हैं कि विपक्ष इतना बड़ा है, उसमें से आधे भी इनको समर्थन नहीं करते हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।